आप सभी को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रियंका कपूर है और मैं एक स्पर्श वॉलंटियर हूँ। आज जो मुझे अखिल भारतीय दाहिमा दादीश ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ राजस्थान ने जो अपने पेज पर आकर के सेफ और अनसेफ टच के बारे में बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इनकी सभी की आभारी हूँ। और इस क्रम में जो है, सबसे पहले मैं अनुराधा जी का, जो जयपुर जिला अध्यक्ष ग्रामीण हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री किरण जी और प्रदेश अध्यक्ष कल्पना जी और अन्य सभी कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करती हूँ। आज का जो टॉपिक है सेफ और अनसेफ टच, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी इसके बारे में कभी ना कभी सुनते रहे होंगे, अपने न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, और सभी जानते हैं। जो मैं पिछले कुछ टाइम से, पिछले 2-3 दिन से वीडियोस आपके पेज पे देख रही हूँ, उसको देख कर के मैं ये अंदाज़ा लगा पा रही हूँ कि इस टॉपिक को लेकर के सब लोग कितने सावचेत हैं, मतलब जानते हैं, और साथ ही में कितना ये जो टॉपिक है ये बहुत ही सेंसिटिव भी है। तो ये एक इस तरह का टॉपिक है जिस पर कि सभी जो है कुछ ना कुछ बात करना चाहते हैं, देखते हैं, जो घटनाएं आए दिन देखते हैं न्यूज़पेपर में या इन पे, उनसे व्यथित भी होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से इन चीज़ों पर रिएक्ट करना है, और कभी तो हम ये भी नहीं समझ पाते कि किस तरह हमें अपने खुद के बच्चों से इस टॉपिक पे किस तरह से बात करनी है। तो यही सब कुछ मुद्दे हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि स्पर्श कैंपेन क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या हमारा इसके पीछे मोटिव था, क्या इसके पीछे हमारा उद्देश्य था जिसको लेकर के हमने इस अभियान की शुरुआत की। स्पर्श एक प्रोग्राम के रूप में शुरू हुआ जयपुर से, और आज से करीब 1 साल पहले हमने इसकी शुरुआत की थी। तो हम सबके मन में भी यही सब प्रश्न थे, और इस संबंध में मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगी कि जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुलाइज किया और इसके बारे में सबसे पहले सोचा और ये देखा कि हमें इसमें कुछ करना चाहिए आगे बढ़ के, वो है श्री नवीन जैन सर, जो कि सीनियर IAS ऑफिसर हैं अभी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में, और अभी राजस्थान रोडमेज में चेयरमैन एंड MD के पद पर हैं। तो उन्होंने जब ये कॉन्सेप्चुलाइज किया तो कुछ उनके साथ लाइक माइंडेड लोग जुड़े, और हमने ये देखा कि इस तरह की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं कि छोटे बच्चों के साथ क्राइम, छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज, इस तरह की घटनाएं आए दिन हम अखबारों में देखते हैं। तो हमने सोचा कि किस तरह से हम बच्चों को इस संबंध में अवेयर कर पाएं, उनके पेरेंट्स तक ये मैसेज पहुंचा पाएं कि वो इसमें क्या कर सकते हैं, बच्चे इसको किस तरह से समझें, किस तरह से इस पे रिएक्ट करें और आगे इसमें कैसे समझें। तो इन सब चीज़ों को लेकर के स्पर्श अभियान की शुरुआत हुई, और 1 साल करीब इस अभियान को अभी हो चुका है। हमने पहले प्रोग्राम से शुरुआत पिछले साल की थी, और आज हम इसमें करीब 3000 टोटल प्रोग्राम कर चुके हैं, और राजस्थान के 25 जिलों में 2000 से ज़्यादा स्कूल्स में ये प्रोग्राम अभी फैल चुका है। और शुरू में हमने जो 60 बच्चों से शुरुआत की थी, आपको जान के खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि इसमें 6 लाख बच्चों तक अपना मैसेज पहुंचा चुके हैं। तो ये थी हमारे 1 साल की छोटी सी जर्नी, जो मैंने आपको एक छोटे से इंट्रोडक्शन के रूप में बताई है। अब अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करें, सेफ और अनसेफ टच, तो सेफ और अनसेफ टच एक ऐसी चीज़ है, टच एक ऐसी चीज़ है जो बच्चा हो, बड़ा हो, जानवर भी हो अगर, तो वो भी इस चीज़ को समझता है। हम देखेंगे कि अगर हम किसी जानवर को भी गलत तरीके से छूते हैं या उसे छेड़ते हैं तो वो रिएक्ट करता है। तो यही एक की मैसेज है जो हम बच्चों को इसमें देते हैं। अभी आज के इस प्रोग्राम में बच्चे और पेरेंट्स दोनों साथ में प्रोग्राम को देख रहे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि जब हम बच्चों से इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले उनके साथ एक कंफर्ट लेवल डेवलप करते हैं, क्योंकि हम तो इस टॉपिक को समझे हुए हैं, लेकिन जो हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं
आप देखेंगे हमारे पास इसमें 2.5-3 साल से लेकर के और करीब 15, 16, 17 साल तक के बच्चे होते हैं, जो कभी कभी तो एक साथ ही इस प्रोग्राम को सुनते हैं। कभी कभी होता है कि छोटा एज ग्रुप हमें मिल जाता है तो हम पहले छोटे एज ग्रुप से बात करते हैं, फिर बड़े बच्चों से बात करते हैं। लेकिन जो भी एज ग्रुप हो, हमारा मोटिव ये होता है कि हम इस मैसेज को उन तक पहुंचाएं, और जो की मैसेजेस हम उनको देना चाहते हैं, जिसमें कि हम उन्हें ये बताना चाहते हैं सबसे पहले कि ये क्या होता है, किस तरह से उन्हें रिएक्ट करना है, और कौन लोग हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं अगर ऐसा कभी हो। तो वो मैसेजेस जब उनको देना हम चाहते हैं, उसके लिए हम उनके साथ एक कंफर्ट लेवल डेवलप करें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा उनके साथ कितना कंफर्ट लेवल डेवलप हो पाता है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि वो हमारे साथ कितना कंफर्टेबल फील करते हैं। जितना बच्चा हमारे साथ कंफर्टेबल फील करेगा, उतना ही वो हमारे मैसेजेस को समझ पाएगा, ग्रास्प कर पाएगा, और वो अपने दिमाग में रजिस्टर कर पाएगा। तो कुछ इसी तरह से सेशन की शुरुआत होती है। अगर यहाँ पे जो पेरेंट्स बैठे हैं, उन्हें अगर कभी भी ऐसा लगता है कि उन्हें बच्चों से इस बारे में बात करने में हिचक होती है, या समझ में नहीं आता कि किस तरह से इस बात की शुरुआत करें, कैसे बच्चों को कहें इस बारे में, तो मैं उनको कुछ जो है एक तरह से मैं बताऊं कि हम कैसे बच्चों के साथ एक रैपो बिल्ड करते हैं, कैसे हम उनके साथ डायलॉग एस्टेब्लिश करते हैं, वो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। अगर बच्चे भी देख रहे हैं तो वो भी जो है इससे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि चाहे बच्चा हो और चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, आप ये देखिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड कौन है, सबसे सबसे पहला मित्र कौन है। हम तो अपनी जो हिंदू मैथोलॉजी है उसमें यही कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो उसी तरह से हमारा जो पहला फ्रेंड है, वो हम बच्चों को पूछते हैं सेशंस में कि बताइए आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है। तो कभी वो कहते हैं मेरा फ्रेंड मम्मी है, कोई कहता है पापा है, कोई अपने किसी फ्रेंड का नाम लेता है। लेकिन सबसे अच्छा फ्रेंड जो हमारा है वो है हमारी खुद की बॉडी। और खुद की बॉडी को अच्छा रखना, स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है और हमारा कर्तव्य भी बनता है। तो जब हम बच्चों को ये एक बार समझा देते हैं कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड आपकी बॉडी है, तो ये अब आपका मित्र हो गया, आपका फ्रेंड हो गया। तो फ्रेंड के साथ कुछ भी गलत आपको नहीं होने देना। आपका जो सबसे अच्छा दोस्त होता है, उसके साथ आप कभी कुछ गलत नहीं होने देना चाहते, उसको हमेशा गलत चीज से बचा के रखते हो। कुछ भी उसके साथ अगर ऐसा होने लगे तो उसे समझाते हो कि देखो ऐसा नहीं है। तो उसी तरह से हमें अपनी बॉडी की भी टेक केयर करनी है। जैसे कि बच्चे सुबह उठते हैं, सुबह उठ के हम लोग ब्रश करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, साफ सुथरा रखते हैं अपनी बॉडी को, स्पोर्ट्स खेलते हैं ताकि हम फिजिकली फिट रहें। तो उसी तरह से हमें अपनी बॉडी को फिट रखना होता है, तो हमें उसे सुरक्षित भी रखना होता है। और सुरक्षित कैसे रखेंगे? सुरक्षित रखने के लिए उसे गलत चीज से बचाना है। गलत चीज से कैसे बचाएंगे? अब गलत चीज से बचाने के लिए हम उन्हें दूसरे उदाहरण देते हैं। जैसे कि आप सब भी देखिए, अगर हम किसी एनिमल को छेड़ते हैं, मान लीजिए किसी तितली को भी अगर हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो उड़ जाती है, या किसी गाय को छेड़ा, किसी बछड़े को छेड़ा, या किसी अगर डॉगी को गलती से छेड़ लिया तो वो एट टाइम्स तो काट भी लेता है। हमें इस बात का सभी को पता है, और बच्चे बड़ा इस चीज से रिलेट कर पाते हैं। तो बच्चे जैसे ही हमसे रिलेट करना शुरू करते हैं, हम अपना मैसेज उनको देना शुरू करते हैं। और इसी तरह से जो पेरेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो भी अपने बच्चों से बात कर सकते हैं कि हम किसी ऐसे टॉपिक से बच्चों से बात शुरू करें जिससे कि वो खुद को आपसे जोड़ पाएं, और फिर जुड़ने के बाद इस थोड़ा से संवेदनशील मैसेज को आप बहुत आसानी से उन तक पहुंचा सकते हैं। तो पहले तो ये होता है कि हम उनको ये वाली चीज समझाते हैं कि आपकी बॉडी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसकी सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। और किसी को भी, आप किसी भी लिविंग एनिमल को अगर आप छेड़ते हो तो वो रिएक्ट करता है अगर वो सुरक्षित महसूस नहीं करता, अगर उसे लगता है कि आपका टच सुरक्षित नहीं है। इसके बाद आता है कि बच्चे में एक ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि उसमें अच्छा और बुरा समझने की जो इंटेलिजेंस है वो पहले से है। ईश्वर ने ये समझ हर किसी को पहले से दी है, चाहे वो कितना भी छोटा बच्चा हो और कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन हर किसी को ये समझ होती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब बच्चों के साथ सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चों को खाने में
चॉकलेट्स पसंद होती हैं, पिज़्ज़ा पसंद होते हैं, बर्गर पसंद होते हैं। तो अगर आप बच्चों से ये पूछते हैं सेशन में कि आपको चॉकलेट पसंद है या पालक पसंद है, पालक की सब्जी पसंद है, तो बच्चे बहुत जल्दी आराम से कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो चॉकलेट पसंद है। तो इसी से हम टॉपिक को लेते हुए बच्चों को ये समझाते हैं कि ये आपको कैसे पता चलता है। आपको ये पता चलता है क्योंकि आपके जो अंदर भगवान ने सिस्टम फिट किया है, जैसे कि आपके मुंह में जीभ है, उस पर कोई चीज़ टच करती है तो आपको पता चलता है कि ये टच करने वाली चीज़ का टेस्ट अच्छा है या जो टच कर रही है उसका टेस्ट खराब है। तो इससे बच्चे रिलेट कर पाते हैं और फिर हम उन्हें बताते हैं कि जो इंटेलिजेंस भगवान ने आपके बॉडी में दी है, आपके माइंड में दी है, वो आपके दिमाग में घंटी बजाती है कि कोई चीज़ अच्छी होगी तो आपके मन में अच्छे की घंटी बजेगी और कोई चीज़ बुरी होगी तो उसमें बुरे की घंटी बजेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है। और ये समझाने के लिए उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उनको खुद को ये बात अपने आप समझ में आएगी, क्योंकि ईश्वर ने सबके अंदर ये समझ दी है कि अगर उनसे कोई बात भी करता है, कोई अगर अच्छे से बात कर रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे से अच्छे से बात कर रहा है, कोई नहीं करेगा तो आपको लगेगा ये मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा, मुझे डांट के बात कर रहा है। तो उसी तरह से ये एक घंटी होती है बच्चों के दिमाग में। उनको अगर हम घंटी कह के समझाते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं कि अच्छा कोई घंटी है जो ऐसे बजती है। लेकिन उन्हें समझ में आ जाती है बात कि हमें चॉकलेट तो अच्छी लगती है लेकिन पालक की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, हमें करेला अच्छा नहीं लगता, हम टेडी बियर को टच करते हैं तो हमें सॉफ्ट लगता है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन यही हम अगर किसी नुकीली चीज़ को टच करें तो तुरंत हमारी बॉडी हमें क्या देती है, संकेत देती है कि ये गलत है, इससे हाथ हटा लो, इससे दूर हो जाओ। तो उसी तरह से इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हुए हम बच्चे को इस टॉपिक पर धीरे धीरे लाते हैं और बच्चे धीरे धीरे इस टॉपिक से रिलेट कर पाते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो जैसे ही हमने बच्चों के दिमाग में ये बात एस्टेब्लिश कर दी कि आपके दिमाग में एक घंटी है जो आपको बताती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ये घंटी अगर आपको टेस्ट के लिए बताती है, ये घंटी अगर आपको टेडी बियर और गरम या नुकीली चीज में फर्क करना समझाती है, तो ये घंटी तब भी बजती है जब आपको कोई गलत तरीके से छूता है। तो ये बात बच्चों को एकदम से समझ में आ जाती है कि गलत तरीके से अगर कोई हमें छुएगा तो हमारा माइंड सबसे पहले हमें अलर्ट देगा कि ये कुछ ठीक नहीं है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो सबसे पहली स्टेज तो यही है कि बच्चे ये समझ पाएं। सबसे पहले जब तक वो समझेंगे नहीं कि क्या गलत है क्या सही है और उसके बारे में उन्हें किस तरह से बोलना है, वो आगे इसमें बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये समझना और ये समझ बच्चों में इस्टेब्लिश करना, ये उनके दिमाग में रजिस्टर कराना कि आप लोगों में ये इंटेलिजेंस है, आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि क्या सेफ है क्या अनसेफ है। तो आपको कोई अगर अच्छे से छूता है तो वो सेफ टच होता है, अगर कोई गलत इंटेंशन से छूता है तो वो अनसेफ टच होता है। ये चीज़ बच्चों के दिमाग में रजिस्टर करना सबसे पहली सीढ़ी होता है। अब उन्हें ये समझाना होता है कि सेफ टच और अनसेफ टच में फ़र्क क्या है, किस चीज़ को हम सेफ टच कहेंगे और किसको अनसेफ टच कहेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है समझाना कि बच्चे को हम ये बताते हैं कि सेफ टच सारे वो टचेस होते हैं जिनसे आपको अच्छी फीलिंग आती है। अगर आपको किसी भी टच से अच्छी फीलिंग नहीं आती है तो वो सेफ टच नहीं है। सेफ टच जो भी होगा या गुड टच भी हम उसे कहते हैं, अच्छा स्पर्श भी कहते हैं, तो सेफ या गुड टच जब होगा तो आपको अंदर से हैप्पी फीलिंग आएगी। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों को दिए जा सकते हैं कि आपके अगर पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं, आपके दादा दादी घर में आपको गोदी में बिठाते हैं, प्यार करते हैं, आपके बड़े भाई बहन आपके साथ खेलते हैं, खेलते समय आपको टच करते हैं, हाई फाइव करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, यू एंजॉय दैट। और जब आप किसी चीज़ को एंजॉय करते हो, किसी चीज़ से आपके मन में अच्छी फीलिंग आती है, तो ये एक अच्छे टच की घंटी है, ये एक अच्छे टच की घंटी है जो आपके दिमाग में बजती है। तो ये एक अच्छा स्पर्श है। और इसके विपरीत जब कभी आपको कोई भी टच ऐसा लगे कि जिससे मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है या बच्चे को खराब लग रहा है,
तो वो सब चीजें जिनसे अंदर से आपको खराब फीलिंग आए, गुस्सा आए, रोना आए, या आपको ये लगे कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, या जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसके संबंध में ये लगे कि मुझे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, तो वो अच्छा स्पर्श नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको समझने का, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। ये मैं आपको भी कहूंगी, और जब भी आप अपने बच्चों को समझाएं, ये चीज उन्हें बताएं कि आपका माइंड आपको अलर्ट देगा, क्योंकि भगवान ने सब में ये काबिलियत दी है कि वो ये समझ सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। और टच तो आप देखिए कि बच्चा बहुत छोटा होता है, जब बच्चा 2.5-3 महीने का भी होता है तो उसकी माँ उसे टच करती है तो वो कंफर्टेबल फील करता है, लेकिन अगर कोई अनजान आदमी उसे टच करता है तो वो रोने लगता है। तो टच एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर वेल इम्बाइब्ड है, वो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत क्या हो जाती है कि उस चीज को समझ करके एक्सप्रेस कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक पे। क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है, आज जो पेरेंट्स मेरी बात को सुन रहे होंगे, ये मैं उनको एड्रेस करके कहूंगी कि बच्चों के साथ क्या होता है कि बहुत बार वो समझ तो जाते हैं और उनके मन में ये घंटी भी जो मैं कह रही हूँ वो बज जाती है कि कुछ गलत था, ये अच्छा नहीं था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि इस चीज को एक्सप्रेस कैसे करना है, इस चीज को बताना कैसे है किसी को। या फिर कई बार वो ये नहीं समझ पाते कि अगर हम इस चीज को बताएंगे तो सामने वाला रिएक्ट कैसे करेगा। तो जब बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाए कभी, या उन्हें ये कंफ्यूजन मन में हो कि हम इसको बताएंगे तो कोई हमें डांटेगा, या उन्हें इस चीज को शब्दों में रखना नहीं आता, कोई गलत तो हुआ उन्हें समझ भी आ गया, लेकिन अब उनको वर्ड्स में डाल करके वो किसी विश्वस्त आदमी के सामने कैसे रखें, तो वो उन्हें नहीं आता, इसलिए कई बार बच्चे नहीं बोल पाते। तो इसी क्रम में हम इस अपने सेशन के अंदर आगे चलते हैं, और ये चीज आप अपने बच्चों से भी बहुत आराम से बात कर सकते हो कि उनको किस तरह से इसमें रिएक्ट करना है। तो आई होप आपको ये चीज बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी कि बच्चे को ये कैसे समझाना है कि सेफ और अनसेफ टच क्या है, और सेफ और अनसेफ टच को वो खुद कैसे समझ सकते हैं। ये बात जब एक बार बच्चे की समझ में आ जाती है कि क्या दोनों चीजों में फर्क है और वो खुद इस चीज को कैसे समझ पाते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है उन्हें ये समझाने का कि इस पे वो रिएक्ट कैसे करें। तो रिएक्ट करने के संबंध में हमारे 3 की मैसेजेस हैं जो बच्चों को समझाने ज़रूरी होते हैं, और वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत साधारण शब्दों में, थोड़ा सा स्टोरीज को अटैच करके, और किस तरह से हम बच्चों को ये मैसेजेस समझाते हैं, फिर उनको रिवाइज कराते हैं उनको अच्छे से, कि उनके दिमाग में अच्छे से रजिस्टर हो जाए और वो हमेशा इस चीज को याद रख पाए। इसमें क्या है, सबसे जो पहला की मैसेज जो हम बच्चों को देते हैं, पहला मैसेज ये है कि जब भी कभी, अगर ईश्वर ना करे कभी ऐसी सिचुएशन में कोई भी बच्चा आए, तो सबसे पहले उसे जोर से शाउट करना। शाउट करना सारे बच्चे जानते हैं, तो अब हम बच्चों को कैसे इसको सिंपल वे में, थोड़ा सा उसको कॉमेडी के फॉर्म में या खेल के फॉर्म में समझाते हैं। जैसे जो बड़े बच्चे हैं उनको हम कहते हैं कि आपका छोटा बहन भाई अगर आपको तंग करता है तो आप जोर से चिल्लाते हो ना, और चिल्लाते किस लिए हो, ताकि आपकी मम्मी इस बात को सुन ले और आ जाए और उसे पता चल जाए कि वो आपको छेड़ रहा है। तो बच्चे बहुत हंसते हैं इस बात पे, उनको लगता है अच्छा ये तो कोई फनी बात है, ये तो हमें कोई कहानी सुनाने आए हैं। मतलब इस सेशन के अंदर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी बच्चों को ये ना लगे कि हमें कोई भाषण दिया जा रहा है या हमारे पेरेंट्स हमें कोई बड़ी हैवी चीज समझा रहे हैं। उन्हें हमेशा ये फीलिंग आनी चाहिए कि बहुत ही कोई सिंपल सी बात बता रहे हैं, तो बहुत हंसी खेल की बात है, और साथ ही साथ हमारा मैसेज भी उनके दिमाग में रजिस्टर हो जाए, और आगे के लिए वो इसको सीख ले, लर्न कर ले, दिमाग में रखें हमेशा। तो इसमें पहली चीज जो मैं बता रही थी कि पहला स्टेप बच्चों को बताते हैं वो है कि आपको जोर से शाउट करके बोलना है, आपको शाउट करके नो बोलना है। जोर से जब आप नो बोलेंगे तो उससे क्या होगा, ये बच्चों को हम समझाते हैं कि जब भी आप शाउट करते हैं, जैसे आपने किसी, अगर फॉर एग्जाम्पल डॉगी को छेड़ा और वो जोर से भौंकता है आगे से, तो क्या होता है, एक तो ये होता है कि जो उसे छेड़ रहा है वो डर जाता है, दूसरा ये होता है कि जब उसने शाउट किया, उसके शाउट करने से जिसने उसके साथ गलत किया वो थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है, तो उसे वहां से भागने का मौका मिल सकता है। और तीसरी चीज ये है कि उसकी आवाज सुन करके उसकी मदद के लिए आसपास अगर उसके पेरेंट्स हैं या कोई और लोग हैं
वो आ सकते हैं। तो पहला की मैसेज ये है कि जोर से शाउट करके बच्चे को नो बोलना है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई व्यक्ति गलत चीज करने की कोशिश कर रहा है, तो उन लोगों में ये हिम्मत इसीलिए आती है कि उन्हें लगता है कि बच्चा कुछ बोलेगा नहीं, बच्चा बहुत छोटा है, बच्चा कुछ नहीं बोलेगा। और अगर बच्चा कुछ नहीं बोलता तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। तो अगर बच्चा उस टाइम रिएक्ट करता है और इतना मतलब जोर से रिएक्ट करता है, तो उन्हें भी लगता है कि नहीं, वो हर किसी बच्चे के साथ ये नहीं कर सकते, और वो दोबारा भी ये चीज कभी उस बच्चे के साथ फिर करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप है कि जोर से शाउट करके वो उसको धक्का दे दें, या उस टाइम एक बार चिल्लाएं जोर से, ताकि लोग उसे सुन पाए। सेकेंड स्टेप जो हम बच्चों को इसमें सिखाते हैं, और जो पेरेंट्स मेरी बात यहाँ पे सुन रहे हैं वो बता सकते हैं, कि आपने शाउट कर दिया, अब उसके बाद उस जगह से आपको चले जाना है, वहां से दूर चले जाना है, वहां से भाग जाना है। अगर आप घर में हैं, किसी एक रूम में हैं, तो दूसरे रूम में चले जाइए जहां पर आपकी मदद के लिए लोग हैं, या अगर आप घर में अकेले हैं तो घर से बाहर जा सकते हैं। आपके पड़ोस में जो आपके विश्वास के कोई अंकल आंटी या कोई रहते हैं, उनके यहाँ जाकर के आप बता सकते हैं। अगर आप स्कूल में हैं, आपको कोई ऐसा डाउट होता है, तो आप अपने टीचर या प्रिंसिपल के पास जाकर के ये बात बता सकते हैं। तो सेकंड स्टेप जो हम बच्चों को समझाते हैं वो होता है गो। गो मीन्स रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, आप उस जगह से दूर चले जाइए। पहला क्या हुआ, जोर से शाउट करके नो बोलना है, और दूसरा है कि गो, रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, वहां से दूर जाकर के अब क्या करना है। अब जो तीसरा स्टेप है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है इस पूरी चीज का। उसमें बच्चे को ये बात जाकर के किसी विश्वसनीय आदमी को बतानी है, या जिसपे वो सबसे ज्यादा विश्वास करता है, उसे ये बात बतानी जरूर है। ये की मैसेज हमें बच्चे को देना होता है, ताकि हम उसके अंदर, पहली बात तो इसमें दो तीन चीजें हैं, कि एक चीज तो बच्चे को ये पता चल जाती है कि मैं ये बात किसी से कर सकता हूँ। दूसरी बात ये है कि उसे ये पता चलता है कि इस बात को करने में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि बच्चे के मन में कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि अरे ये बात मैं कैसे बोलूं, जो मैं आपको पहले बता रही थी कि ये बात मैं कैसे बोलूं उसमें। तो वो चीज जब हम उसे खुद आगे से कहेंगे कि आप इस बात को आकर के कर सकते हो, तो उन्हें लगेगा कि नहीं, ये गलत नहीं है, इस बारे में बात करना भी ठीक है, और इस बारे में बात की जा सकती है। जब हम बच्चे को ये चीज बताते हैं कि आप ये बात जाकर के बताइए, आप या तो पेरेंट्स को बताइए, पेरेंट्स अगर बच्चे को ये बात समझा रहे हैं तो वो कहें कि बच्चे में एक विश्वास स्थापित करें कि आप कभी भी किसी भी तरह की स्थिति में ये चीज हमें बता सकते हैं। हम आप पे ना तो कभी गुस्सा होंगे इस चीज को लेकर के, ना हम आपको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि जी अच्छा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसी बातें कर रहे हो। ये चीज बच्चे में नहीं आनी चाहिए। उसे ये विश्वास आपको देना है कि जब भी बच्चा आपसे इस तरह की कोई बात करेगा, आप उसे पूरे विश्वास के साथ सुनेंगे। और ये आपको भी ध्यान रखना है कि जब भी कभी बच्चा आपसे आकर के ये बात करे, तो आप उसे पूरे ध्यान से सुने, ये मान के सुनिए कि वो सच बोल रहा है, और उसे कंफर्ट लेवल दें कि वो पूरी बात आपको एक्सप्लेन कर सके। तो ये जब आप उसे उसके मन में ये विश्वास स्थापित कर देंगे, जब बच्चे के मन में ये हो जाएगा कि ये बात मैं किसी से कह सकता हूँ, तो वो कभी भी घबराएगा नहीं। हमेशा अगर कभी ऐसी कोई स्थिति हुई तो वो बिल्कुल बेझिझक होकर के अपने पेरेंट्स को, या जिस पे भी वो विश्वास करता है, चाहे स्कूल में टीचर हो, प्रिंसिपल हो, या और कोई उसके घर में बड़ा भाई बहन जो हो, उनको जाकर के आराम से वो बात इजीली बता पाएगा। कई बार क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमें पता तो होती हैं, लेकिन जब तक हम उसे जताते नहीं हैं वो चीजें ग्राउंड पे आती नहीं है। हमें पता है कि बच्चा हमें ये बात बता देगा, बच्चे को भी पता है कि मैं ये बात पेरेंट्स को कह दूंगा, लेकिन कुछ ये टॉपिक, जैसे कि ये टॉपिक है, ये बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव है बच्चों के लिए, और छोटी एज के बच्चों के लिए तो और भी ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि उनका मन बहुत सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। तो उनको ये बात जब हम कह देंगे ना कि आप हमें आकर के कह सकते हैं, तो वो इस चीज को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर कभी आपके बताने से पहले अगर कभी ऐसी कोई चीज हो चुकी हो, तो वो आपको उस समय बता पाए। तो ये 3 की मैसेजेस हैं जो हम बच्चों को देते हैं
पहला मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जोर से शाउट करके बच्चे को नो बोलना है, जोर से। उसके बाद उसे वहाँ उस जगह से चले जाना है। और तीसरी बात यह है कि जाकर के किसी ना किसी विश्वास के आदमी को बताना है। जब बच्चा ये सारी चीज़ें समझ जाता है तो अब उससे बात करना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। हम उसे ये भी बताते हैं इस सेशन में, और ये जो पेरेंट्स यहाँ पे सुन रहे हैं उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्पर्श को मतलब गुड टच बैड टच को लेकर के कुछ हमारे पूरे इसमें सोसाइटी में कुछ मिथ्स भी हैं। हमें ये लगता है कि जो गुड टच ये जो बैड टच है या अनसेफ टच है वो सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अनसेफ टच है, अगर आप डेटा को देखें तो स्टैटिस्टिकली ये प्रूवन है कि 53% केसेस में, मतलब आपको आश्चर्य होगा जान करके कि आधे से ज़्यादा केसेस में 53% केसेस में जो इस तरह की घटनाएं होती हैं वो लड़कों के साथ होती हैं। मैं कल एक वीडियो आपके पेज पे देख भी रही थी जिसमें कि दो बहुत ही प्यारी बच्चियां बात कर रही थी और वो ये बोल रही थी कि हम गर्ल्स के लिए ये सेशन होने वाला है और हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस चीज़ में मैं आपको बताना चाहूँगी, जो लड़कों के पेरेंट्स हैं, मतलब जिनके बेबी बॉयज़ हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इस चीज़ ये मान के कि हमारा तो लड़का है वो निश्चिंत नहीं हो जाए कि लड़के के साथ तो कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा केसेस में ये लड़कों के साथ होती है इस तरह की घटनाएं। तो लड़कों के साथ ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता। लड़के या लड़की दोनों के साथ अनसेफ टच की घटनाएं हो सकती हैं। दूसरा एक मिथ जो इस संबंध में है अनसेफ टच के बारे में, वो हम ये मान के चल लेते हैं कि अनसेफ टच या इस तरह की गलत चीज़ करने का काम सिर्फ मेल्स ही करते हैं। ऐसा भी नहीं है। मेल्स और फीमेल इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फीमेल भी इस तरह की हरकत कर सकती है। इसलिए जो है आप ये मन में मान के ना चलें कि ये तो फीमेल ही है, ऐसा नहीं करेगी। अगर आपका बच्चा कभी आपको किसी फीमेल के लिए भी इस तरह की बात बताता है या आपसे बात करना चाहता है तो उसे सिरे से खारिज नहीं करें, उसे सिरे से नकारें नहीं कि वो ये गलत ही कह रहा है कि एक औरत तो ऐसा कैसे कर सकती है, या फिर ये तो लड़का है, लड़के के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। ये दूसरा इम्पॉर्टेंट इसमें एक मिथ है जो लोगों के मन में होता है। तीसरी एक बात है कि अनसेफ टच की घटनाएं आधे से ज़्यादा केसेस में, मतलब 50% से ज़्यादा केसेस में आपके क्लोज रिलेटिव्स या क्लोज फैमिली फ्रेंड्स ये लोग करते हैं। ये क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चों के संपर्क में कभी भी अनजान व्यक्ति एकदम से नहीं आते हैं। उनके टच में वही लोग आते हैं जो या तो हमारे घर में आते रहते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, या फिर फैमिली के क्लोज रिलेटिव्स में से। वो लोग इस तरह की घटनाएं करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं क्योंकि बच्चे की तरफ उसकी अप्रोच ज़्यादा होती है, बच्चे उसको अवेलेबल ज़्यादा होते हैं। अगर आपका कोई फैमिली फ्रेंड घर में आता है तो बच्चे उसके पास जाते हैं, अनजान आदमी के पास जल्दी से छोटे बच्चे जाते नहीं। तो उनसे ये मैं कह रही थी कि ज़्यादातर केसेस में क्लोज फैमिली फ्रेंड्स या क्लोज फैमिली रिलेटिव्स इस तरह की घटनाएं करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ हो जाती है कि जब बच्चा आकर के अपने पेरेंट्स को बताए, जो पेरेंट्स मेरी बात यहाँ पे सुन रहे हैं वो इसे ध्यान से सुने कि जब भी बच्चा आकर के आपको बताए, और अगर कभी अनफॉर्चुनेटली किसी स्थिति में ये आपके किसी फैमिली फ्रेंड के बारे में वो बोल रहा है या किसी क्लोज रिलेटिव के बारे में बोल रहा है, तो उसकी बात को आप विश्वास करें कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स को बताने में कई बार यही डर होता है कि अरे ये तो मेरे अंकल थे, इसके बारे में मैं कैसे बोलूँगा पेरेंट्स को, या ये तो मेरे कज़न ब्रदर है या कज़न सिस्टर है, इसके बारे में मैं कैसे बोलूँगा, इस बात को तो कोई मानेगा ही नहीं। तो अगर पेरेंट्स ने आगे से वो विश्वास स्थापित नहीं किया, वो उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया, तो वो नहीं बता पाएंगे। और फिर ये चीज़ और संगीन हो सकती है क्योंकि उस आदमी की आपके घर में पैठ है, उसके आपके घर में पहुँच है एक तरह से।
तो पहुंच होने के चलते ये घटनाएं बार बार हो सकती हैं और बच्चे के दूसरे सिबलिंग के साथ भी हो सकती हैं। तो तीसरा ये एक मिथ है कि हम ये अगर मान के चलते हैं कि बाहर के लोग ही बैड टच करते हैं, घर के लोग नहीं कर सकते, या रिलेटिव्स नहीं कर सकते, या क्लोज फैमिली फ्रेंड्स नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। 50% से ज़्यादा केसेस में क्लोज जो फैमिली में आने वाले लोग हैं ये इस तरह की चीज़ें बच्चे के साथ करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मतलब पूरा जो मैसेज होता है हम बच्चों को देते हैं, इसके साथ हम बच्चों को ये भी बताते हैं और आपको भी ये बताना है बच्चों को कि अगर कभी आपके साथ ऐसी घटना होती है तो उसमें कभी भी आपकी गलती नहीं, मतलब बच्चे की कोई गलती नहीं है अगर किसी ने उसके साथ ऐसी कोई घटना कि ऐसी कोई हरकत की है। बच्चे के साथ जो इस तरह की हरकत करेगा वो बच्चे को कई बार धमकाता है, डराता है कि भाई अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी बात कोई मानेगा नहीं, और अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारा ये बुरा कर दूंगा, या तुम्हारे पेरेंट्स को ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें कह करके बच्चे को डराया जा सकता है। लेकिन बच्चे को अगर हम पहले से बता के रखें कि देखिए ऐसा होता है, ऐसा कोई करने वाला होगा तो आपको डरा धमका सकता है, लेकिन इस चीज से आपको डरना नहीं है। और अगर कभी पहले भी ऐसा हो चुका है तो अब बताने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस पूरे केस में जो है बच्चे की कोई भी गलती नहीं, इसमें गलती सिर्फ करने वाले की है। बच्चा एकदम इसमें इनोसेंट होता है, उसके साथ अगर वो किसी ने ऐसा किया है तो वो पूरी तरह से उसकी गलती है। ये एक जो दूसरा कॉन्फिडेंस आपको बच्चे के अंदर इस्टेब्लिश करना है वो होता है। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार ऐसा होता है, मैं एज अ पेरेंट भी ये मान सकती हूँ और जो बाकी पेरेंट्स हैं उनको भी मैं एक बार ये अलर्ट करना चाहूँगी इस बारे में कि हो सकता है कि कभी बच्चे ने बताने की कोशिश की हो और हमने उसे इग्नोर कर दिया। तो आप अपने बच्चे को भी कह सकते हैं और आप किसी और बच्चे को अगर ये सेशन के बारे में बताना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपको ये बात तब तक बतानी है जब तक आपकी बात को मान न लिया जाए, जब तक आपकी बात पे विश्वास न कर लिया जाए, तब तक आपको ये बात बताते रहनी है। तो बच्चे को ये कॉन्फिडेंस स्टेब्लिश हो जाता है कि ठीक है, मुझे एक बार बोल के चुप नहीं रहना, मुझे ये बात पेरेंट्स को या मेरे टीचर को या मेरे बड़े भाई बहन को तब तक बताते रहनी है जब तक वो मेरी बात को सुन नहीं लेता। और इस चीज को जो है बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। हम उन्हें इस तरह से समझाते हैं कि देखो, अगर आपको कभी चॉकलेट खानी होती है तो आप पेरेंट्स से जिद करते हो, और अगर एक बार वो मना कर देते हैं तो आप वापस बोलते हो, लेकिन आप चुप नहीं रहते हो, आप तब तक बोलते रहते हो जब तक आपको वो चीज मिल नहीं जाती। तो उसी तरह से ये वाली बात भी आपको तब तक बताते रहनी है जब तक कि आपकी बात को मान ना लिया जाए और जब तक कि आपकी बात पे विश्वास ना कर लिया जाए। तो यहाँ जो पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं वो इस बात को मान के चलें कि जब भी आपका बच्चा बात करे उसकी बात पे विश्वास करें, उसकी बात को मानें, और कभी भी इस चीज को देख करके उसकी बात को सिरे से खारिज ना करें कि ये तो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, ये तो मेरे मित्र हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते। और बच्चे को ये कन्विंस करने की कोशिश ना करें कि जो है वो तो ठीक है, आपको गलत लगा होगा। आप एक बार खुद अपने दिमाग से सोचें, उसे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें और खुद समझने की कोशिश करें कि कहीं ना कहीं कोई गलती हो सकती है, क्योंकि आपने खुद बच्चे को समझाया है कि आपसे वो बात कर सकता है, तभी वो आपसे बात कर रहा है। दूसरी बात, इसमें जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको मैं एक बार एक चीज़ और बताना चाहूँगी इसमें कि हम कई बार कुछ चीज़ें देखते हुए भी इग्नोर कर देते हैं कि जो मैंने आपको बात कही कि इसमें ज़्यादातर इस तरह की हरकतें क्लोज फैमिली फ्रेंड्स या घर में आने वाले आपके रिलेटिव्स भी कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई फैमिली फ्रेंड्स आते हैं तो आपको थोड़ा सा उन पे विजिलेंट रहना चाहिए। अगर अननेसेसरीली आपके बच्चे को टच करते हैं, गोदी में बिठाने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिए कि जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है अगर वो कर रहे हैं तो उस संबंध में अपने बच्चे को समझा के रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सामने आने वाले फ्रेंड को या किसी को कोई बात कहें, लेकिन आपके बच्चे के दिमाग में ये समझ होनी चाहिए, ये इंटेलिजेंस होनी चाहिए
कि वो खुद ही समझे कि अगर मुझे अंकल या आंटी अननेसेसरली पास में बुलाते हैं या टच करने की कोशिश करते हैं, गोदी में बिठाने की कोशिश करते हैं बिना बात के, तो मुझे खुद ही थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है। ये वाली ये ओवरऑल जो है स्पर्श सेशन में ये 3 की मैसेजेस होते हैं जो मैंने आपको बताए कि सबसे पहले शाउट करके नो बोलना है, फिर बच्चे को ये समझाना है आपको उस जगह से चले जाना है और जाकर के जिस पे भी आप विश्वास करते हो उसे जाकर के ये बात बतानी है। इस संबंध में कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर कभी बताने से बच्चे को या बच्चे कभी इस परिस्थिति में हो कि वो आपको नहीं बता सकते या बताने के बाद भी उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो हेल्पलाइन नंबर है 1098। ये हम बच्चों को हर सेशन में बताते हैं कि उसको सिंपल वे में बताते हैं, 1098 करके 1098 करके चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। ये एक ऐसा नंबर है जो 24/7 ऑपरेशनल है और इस पे कॉल आने पर वो बच्चे की बात का पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अच्छे से पता करते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो हेल्प के लिए घर भी आते हैं और अगर सीरियस कोई केस हो तो उस संबंध में पुलिस की सहायता भी ले सकते हैं। बच्चों की इसमें राइट्स के लिए सरकार ने पॉक्सो एक्ट भी बनाया है। ये एक्ट जो है बच्चों के इस राइट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये सब बातें तो सब बहुत बाद की बात है कि हम किसी पुलिस की सहायता लें या किसी एक्ट की सहायता लें। अगर हम बहुत इनिशियल स्टेज पर इस चीज़ को रोक पाते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी एक तरह से मैं कहूँगी कि जीत है कि अगर बच्चे ने फर्स्ट स्टेज पर इसको रोक दिया तो उस तरह से हम 2 चीज़ों को रोक लेते हैं। एक तो बच्चे के साथ जो संभावित भविष्य में जो एक क्राइम हो सकता था उसको भी हम रोक सकते हैं और दूसरा शायद किसी को हम क्रिमिनल बनने से भी रोक पाएं कि अगर कोई ये सेशन सुन रहा होगा या हमारे सेशन हमने जो बहुत सारे जो मैंने आपको बताया कि हमने करीब 2800 सेशंस अभी तक किए हैं, उनमें हो सकता है कुछ ऐसे लोगों ने भी हमारा सेशन चुना हो जो इस तरह की प्रवृत्ति के हों, जो बच्चों के साथ इस तरह की घटना कर सकते हो। तो अगर उन्होंने ये बात सुनी होगी तो आगे से वो भी सावचेत रहेंगे कि हमें किसी बच्चे के साथ ऐसी हरकत नहीं करनी है और अगर कैसी हरकत हम करेंगे तो बच्चा अवेयर है कि वो या तो हमें उसी समय शाउट करके डराएगा या जाकर के वो किसी ना किसी को बता सकता है। उसे एक हेल्पलाइन का नंबर भी पता है जिसपे वो फोन करके हमारी शिकायत कर सकता है। तो ये मोटे तौर पर इस पूरे स्पर्श सेशन की रूपरेखा है और यहाँ जो पेरेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर उनके साथ बच्चे भी बैठे हैं तो उन्होंने भी ये बात सुनी होगी, तो उन सब बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगी कि आप सब लोग जो हैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेरेंट्स के लिए कौन होता है? उसके बच्चे ही होते हैं। तो आप कभी भी ये नहीं सोचें मन में कि हम ये बात या ये चीज़ अगर हम समझ पा रहे हैं तो ये गलत है। जो आपको गलत लग रहा है वो गलत है। जिस चीज़ को लेकर के आपके दिमाग में घंटी बजी है कि ये गलत है तो वो गलत ही है। वो आपको कोई और उसको एस्टेब्लिश नहीं करेगा कि ये सही या गलत है। दूसरी बात यह है कि आपको वो जाकर के अपने पेरेंट्स को बताना ज़रूर है। जब भी कभी ऐसा हो आपको जाकर के पेरेंट्स को बताना है इसको। और इस चीज़ में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी तरह की झिझक की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी इस चीज़ को जानते हैं। सुन रहे हैं ना अभी, तो वो भी इस चीज़ को जानते हैं। वो आप उन्हें बता सकते हो, उसमें किसी तरह की भी झिझक की या डरने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही इस बात से घबराने की ज़रूरत है कि अगर किसी आदमी ने आपको डरा रखा हो या किसी व्यक्ति ने डरा रखा हो कि अगर आप ये बात किसी को बोलोगे तो इसमें कुछ बुरा हो जाएगा या आपके पेरेंट्स का कुछ बुरा हो जाएगा या कुछ और चीज़ हो जाएगी, किसी भी तरह से आपके छोटे भाई बहन को लेकर के डरा रखा हो, तो ये बताना ज़रूर है। अगर आप नहीं बताते हो या पेरेंट्स जो मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप कभी ये गलती कर जाते हैं कि आप अपने बच्चे की बात नहीं सुनते हैं, तो ऐसा करने की स्थिति में ये होगा कि आपका बच्चा आपसे बात करना बंद कर देगा और जिसने भी ये हरकत की है वो दोबारा करने की कोशिश करेगा। उस बच्चे के साथ तो करने की कोशिश कर ही सकता है जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, उसके अलावा भी जो आप उसके सिबलिंग्स हैं, उसका छोटा भाई बहन भी अगर हैं तो उनसे भी वो ये हरकत करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उनकी
हिम्मत बढ़ जाएगी कि एक बच्चे ने कुछ नहीं बोला तो दूसरा बच्चा भी कुछ नहीं बोलेगा। आज का सेशन सुनने वालों में अगर बड़े बच्चे भी हैं जो 16, 17 या 18 साल की एज के हैं या थोड़े से बड़े हैं जिनके छोटे भाई बहन हैं, आप लोग अगर इस सेशन को सुन रहे हो तो आप अपने छोटे भाई बहनों को या आपके आसपास जो इस तरह के छोटे बच्चे हैं जो आपसे छोटे हैं, उन्हें आप ये जानकारी दे सकते हो कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि किस तरह से रिएक्ट करना है, कैसे सेफ और अनसेफ टच का अंतर समझना है, कैसे उसमें रिएक्ट करना है, आपको जाकर के अपने सबसे ज़्यादा विश्वसनीय आदमी को बताना है। और 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन है उस पर भी आप इस संबंध में बात कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये बातें आप बच्चों को, अपने इससे छोटे बच्चों को बता सकते हो, क्योंकि आस पड़ोस में आप बड़े हैं, आपको ये लग सकता है कि हमें ये बात क्यों बताई जा रही है, तो बहुत छोटी सी बात है, ये हमें क्यों बताई जा रही है। तो आप जो है अपने से छोटे बच्चों को ये समझा सकते हो। उनके लिए आप जो है एक वॉलंटियर बन सकते हो, जैसे कि स्पर्श प्रोग्राम में स्पर्श वॉलंटियर्स होते हैं, उस तरह से आप इसमें वॉलंटियर बन सकते हो। तो ये था कि पूरी तरह से स्पर्श प्रोग्राम क्या है, स्पर्श में हम क्या की मैसेजेस देते हैं और स्पर्श को लेकर के क्या मिथ्स हैं। आप सब लोगों को जानकर के हैरानी होगी, करीब 50% जो बच्चे होते हैं उनके साथ कभी ना कभी छोटे बड़े रूप में इस तरह की अब्यूज की हरकतें हो चुकी होती हैं। कभी वो बताते हैं, कभी वो बता पाते हैं या नहीं बता पाते, लेकिन ये वाली चीज जो है ये बच्चों की पर्सनैलिटी पर एवर लास्टिंग और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालती है। उनके मन में ये चीज हमेशा घर कर जाती है कि किसी ने हमारे साथ गलत किया था, और ये मन में हमेशा रहता है। जिन बच्चों के साथ ऐसा होता है उसमें से मैक्सिमम बच्चे, मतलब करीब 80% जो बच्चे होते हैं वो पहचानते हैं कि उनके साथ किसने गलत किया था। ऐसा नहीं है कि बच्चे पहचानते नहीं हैं या बच्चे समझते नहीं हैं, बच्चे ज़रूर पहचानते हैं, और वो पहचान के आपको बता पाएं और आप उस पर एक्शन कर पाएं, तभी हमारे इस पूरे स्पर्श प्रोग्राम की और हमारे इस कॉन्वर्सेशन की सफलता है। ये इसी में हमारी जो सफलता है वो पूरे तौर से इसी में निहित करती है कि बच्चा सबसे पहले सेफ और अनसेफ टच के डिफरेंस को समझे, दूसरा उसे ये पता हो कि मुझे इसमें रिएक्ट कैसे करना है, और तीसरा वो उस आदमी के बारे में पेरेंट्स को या किसी भी विश्वास के आदमी को बता पाए कि ये आदमी था जिसने ऐसा किया या ये व्यक्ति था। मैं आदमी नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने ही आपको बताया है कि इसमें आदमी या औरत कोई भी हो सकते हैं, तो वो ये बता पाए। जब ये 3 चीजें हो जाएंगी तो आप मान लीजिए कि इस लड़ाई पर हमने 90% से ज्यादा विजय हासिल कर ली है। क्योंकि ये आप मान के चलिए कि कोई भी क्राइम, कोई भी जुर्म तभी आगे बढ़ता है जब उसको सहने वाले लोग होते हैं। जब क्राइम करने वाले को ये पता होता है कि मेरा क्राइम कोई सहेगा नहीं या मेरी गलत बात को कोई सहेगा नहीं, इसका विरोध होगा, तो अपने आप उसे डर लगेगा कि मेरे को ये नहीं करना है और मैं ये किसी छोटे बच्चे के साथ नहीं कर सकता। ये छोटा बच्चा जो है ये छोटा भले ही होगा लेकिन ये एम्पावर्ड है, ये सक्षम है, ये सशक्त है कि ये जाकर के मेरे खिलाफ आवाज उठा सकता है। तो जब ये डर एक गलत काम करने वाले के आदमी के मन में आ जाता है तो वो इस काम को करने से डरेगा। और स्पर्श प्रोग्राम सिर्फ इसी को टारगेट नहीं करता कि हम बच्चों को अवेयर कर पाए, हम तो इन सेशंस के जरिए ये भी टारगेट करते हैं कि अगर कोई क्राइम करने वाला या कोई गलत करने वाला भी हमारी बात सुन रहा हो तो शायद उसका भी किसी तरह से हृदय परिवर्तन हो जाए कि उसे लगे कि नहीं, ये अब मैं नहीं कर सकता। बच्चे एम्पावर हो रहे हैं, बच्चे जागरूक हो रहे हैं, बच्चों के साथ साथ उनके सबसे इम्पोर्टेंट बात है उनके पेरेंट्स भी जागरूक हो रहे हैं। तो ये अगर ऐसा मैसेज हम सोसाइटी में दे पाते हैं, पेरेंट्स को दे पाते हैं, बच्चों को दे पाते हैं, तो बहुत बड़ी लड़ाई आप मान लीजिए कि हमने इसमें जो है जीत ली है। तो स्पर्श प्रोग्राम पूरी तरह से इसी पे टारगेट करता है। और वापस से मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपने बच्चे से इस बारे में बात करें, हमेशा उससे एक एज अ फ्रेंड मित्रवत बात करें। उसे कभी ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे कोई भाषण सुनाया जा रहा है या मुझे कोई बहुत ही हैवी बात या बहुत ही कोई सीरियस बात बताई जा रही है। क्योंकि स्पर्श प्रोग्राम में हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि कभी भी बच्चा ये बात बताते समय डरे नहीं।
अपने संवाद को बहुत लाइट रखते हैं, बच्चों जैसे एग्जाम्पल्स देकर के उसे लाइट रखते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य बच्चे को डराना नहीं है, बच्चे को एजुकेट करना है, और एजुकेट करने के साथ साथ उसको एम्पावर करना है और उसको सशक्त बनाना है। ये हमारे इस पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य है। हमारे इस प्रोग्राम में मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगी कि इसमें बहुत सारे स्पर्श वॉलंटियर जुड़े हुए हैं, और इसमें जुड़ने की कोई योग्यता नहीं है। जो भी जिसमें भी पैशन हो कि उसे समाज में इस टॉपिक पे कुछ करना है, बच्चों को जागरूक करना है या अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, उसमें ये पैशन होना चाहिए, वो कोई भी इसमें स्पर्श वॉलंटियर बन सकता है। ये पूरी तरह से ये जो प्रोग्राम है, इसमें किसी तरह की कोई फंडिंग नहीं है, सब वॉलंटरी वर्कर्स हैं, और इसमें सभी फील्ड्स के बहुत अच्छे रिनाउंड लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, मीडिया हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, हमारे साथ स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, मीडिया के लोग भी हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं। ऐसे करके हमारे पास अब इसमें राजस्थान के करीब 25 जिलों में ये प्रोग्राम हम कर चुके हैं। हमने जयपुर में एक छोटे से प्रोग्राम जिसमें हमारे पास 60 बच्चे थे, उससे शुरुआत की थी, और आज मैंने आपको जैसे कि बताया कि 6 लाख बच्चों तक हम पहुंच चुके हैं। तो ऐसे ही शुरू में हम 5-10 वॉलंटियर्स से ये शुरुआत हुई थी, और आज हमारे पास राजस्थान के 25 जिलों में करीब 300-400 वॉलंटियर्स हैं जो इन प्रोग्राम्स में जाते हैं, जो बच्चों के साथ बात करते हैं, और बात करने के बाद एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन और इस तरह की चीज़ मन में स्वतः ही आ जाती है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जब बच्चे रेस्पॉन्ड करते हैं इसमें, आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि जब हम अपना सेशन की शुरुआत करते हैं उसमें, तो बच्चे सिर्फ एक आश्चर्य से देख रहे होते हैं कि पता नहीं आज ये हमसे क्या बात करेंगे, और जिस समय हम सेशन एंड कर रहे होते हैं उस टाइम बच्चे जोर जोर से चिल्लाकर, पूरा ग्रुप, हमने कभी कभी 200, 250, 400 बच्चों के सेशंस भी साथ में किए हैं, 60 बच्चों के भी सेशन किए हैं, पेड़ के नीचे भी सेशन किए हैं जहाँ पे सुविधाएं नहीं थी, और जहाँ सुविधाएं थी वहाँ बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में भी किए हैं। लेकिन सभी जगह एक चीज़ एकदम कॉमन होती है, और वो ये है कि लास्ट में जब हम बच्चों के साथ कंक्लूड करते हैं, सेशन की समाप्ति करते हैं, तो सारे बच्चे एकदम फुल एनर्जी से भर गए होते हैं। वो खुद जोर से चिल्ला के हमें सिर्फ इतना बोलना पड़ता है कि बताइए अगर कभी ऐसा हो तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, तो जोर से सभी बोलते हैं कि नो बोलना है, फिर बोलेंगे कि ठीक है गो, रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, उस जगह से दूर चले जाना है, और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट वो बात है वो है टेल। तो 3 जो इसके मूल मंत्र हैं इस पूरे प्रोग्राम के, वो हैं नो, गो एंड टेल। फर्स्ट इज शाउट लाउडली नो, जोर से नो चिल्लाना, देन गो, रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, उस जगह से गो, दूर चले जाना, और फिर टेल मतलब किसी को जाकर के ये बात आपको अपने विश्वसनीय को बतानी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट 3 मूल मंत्र हैं, ये आप अपने बच्चे को रटा दीजिए, समझा दीजिए अच्छी तरह से, उसमें ये विश्वास जगाइए कि आप उसके साथ हैं। अगर वो कभी भी किसी भी तरह की बात आपसे करना चाहे तो यू आर ऑलवेज देयर, और कभी भी उसे ये चीज़ बोलने में झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का ये हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मुझे उल्टा डांटेंगे, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कि यही चीज़ सबसे खतरनाक होती है इसमें, कि अगर बच्चे को पेरेंट्स ने गलती से कभी कुछ उल्टे कह दिया तो वो कभी दोबारा हिम्मत नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आप ये तो मानते ही हैं कि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, तो इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक पर पहली बात तो हिम्मत जुटा के अगर वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, उसको अगर हम एनकरेज नहीं करेंगे, उसे ये विश्वास नहीं जगाएंगे कि हम उसे सुन रहे हैं, तो दोबारा कभी भी वो हमसे ये बात करने की कोशिश नहीं करेगा। और हो सकता है कि फिर अगर जो गलत घटना हो रही है वो किसी एक बड़ी दुर्घटना में बदल जाए, तो उस समय हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि इसे बहुत ही अर्ली स्टेज पर रोक दिया जाए, और अर्ली स्टेज ये सभी के लिए है, ये बच्चे के लिए भी अर्ली स्टेज है, ये पेरेंट्स के लिए भी अर्ली स्टेज है, और ये क्राइम करने वाले व्यक्ति के लिए भी अर्ली स्टेज है, कि उसे समझ में आ जाए कि यही नो पर ही रुक जाना है मुझे, अगली बार की तो सोचे भी नहीं। तो ये है, ये पूरी तरह से एक तरह से बोला जाए तो बच्चों के एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, बच्चों के पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप के एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, कि पेरेंट्स उसे समझ पाएं,
और ये एम्पावरमेंट जब हो जाएगा तो आप मान के चलिए सोसाइटी से इस चीज़ को हम काफ़ी हद तक दूर कर पाएंगे, बहुत हद तक इस चीज़ को हम दूर कर पाएंगे। इस संबंध में मैं अपने इसमें कमेंट बॉक्स में देख रही हूँ जो है कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। रियली आई एम रियली ऑब्लाइज्ड, मैनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इसमें लेकिन मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहूँगी कि जो मिथ्स हैं वो आप वापस एक बार समझ लें कि ये जो बैड टच की घटनाएं होती हैं ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होती हैं, लड़कों के साथ इसकी संख्या ज़्यादा है। 50% से ज़्यादा केसेस में लड़कों के साथ ये घटनाएं होती हैं। बैड टच करने वाला सिर्फ मेल हो ये ज़रूरी नहीं है, फीमेल भी हो सकती है इसमें, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मेल या फीमेल जेंडर बायस नहीं देखती, वो किसी के साथ भी हो सकती है। तो जब भी आपके सामने इस तरह की कोई परिस्थिति आए आप उसे जेंडर से बायस होकर नहीं देखें कि ये तो फीमेल है, ये नहीं कर सकती है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ज़्यादातर केसेस में 50% से ज़्यादा केसेस में घर परिवार के जानने वाले लोग जो क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं वो इस तरह की चीज़ें करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं बजाय उनके जो जिनसे हमारे बच्चे बाहर संपर्क में आते हैं। क्योंकि बाहर जिनसे हमारे बच्चे संपर्क में आते हैं वो कभी कभार हमारे बच्चों से मिलते हैं और हमारे बच्चे उनके साथ कंफर्टेबल भी नहीं होते, उनको उनके पास जाना वैसे भी सेफ फील नहीं करते, तो उनको इस तरह की चीज़ करने का मौका नहीं मिलता है। बजाय इसके कि जो घर में रहते हैं वो इसमें जो घर में आने वाले लोग हैं वो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है ये करने की। तो ये इसमें कुछ मोटे तौर पे मैसेजेस थे। और इस संबंध में अगर आप कभी भी कोई जानकारी लेना चाहें तो आप हमारे स्पर्श पेज को विजिट कर सकते हैं। फेसबुक पेज है स्पर्श का जिसपे हम जानकारियां डालते रहते हैं। स्पर्श प्रोग्राम में अगर आप में से कोई वॉलंटियर भी बनना चाहता है तो वो भी बन सकता है। हम लोग स्कूल्स में जाके सेशन करते हैं। अभी तो अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स बंद हैं, लेकिन जब स्कूल्स खुलेंगे तो उस समय हम कोशिश करेंगे वापस से अपने सेशंस को स्टार्ट करने की। और उसके अलावा ऑनलाइन सेशंस भी, जैसे आज हम ये ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन सेशंस भी हम लोग कर रहे हैं इस वर्ष के लिए, ये अवेयरनेस जनरेशन के लिए। क्योंकि लॉकडाउन में जहाँ पे बच्चे घरों में बंद हो गए वहाँ पे बच्चे जब ऑनलाइन क्लासेस स्कूल्स की अटेंड कर रहे हैं तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी, ये वाले सेशंस भी उनके साथ किए जा सकते हैं। तो अगर कहीं पे भी इस तरह की नीड हो आप हमारे ध्यान में ला सकते हैं। हमारे स्पर्श वॉलंटियर्स राजस्थान के लगभग सारे जिलों में हैं, वहाँ पे वो सेशंस कर सकते हैं। और वापस से एक बार इसमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अखिल भारतीय दाहिमा दादीज ब्राह्मण महासभा का कि उन्होंने यहाँ बोलने के लिए हमें मौका दिया इस वर्ष प्रोग्राम के बारे में। और आगे भी हम अगर कभी भी इस संबंध में ज़रूरत होती है तो हम में से हमारे और भी जो वॉलंटियर्स हैं वो लोग आके इसमें बोल सकते हैं और अवेयरनेस जनरेशन के काम कर सकते हैं। तो कभी भी आपको ज़रूरत हो आप हमसे बात कर सकते हैं। अपने बच्चों को जो है इस संबंध में अवेयर करिए। मैं वापस रिपीट करूँगी कि नो गो टेल और 1098 ये 4 चीज़ें बच्चों को रटा दीजिए, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करिए, उनके साथ एक फ्रेंडली बॉन्डिंग जो है आप स्थापित करिए कि आप जो है बच्चों के साथ, आप बच्चों के दोस्त हैं, आप बच्चों की कोई भी बात सुन सकते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि हो सकता है आप अगर बच्चों के फ्रेंड बनने की कोशिश करें और वो आपसे जो है सारी अपने मन की बात अगर शेयर करें तो कभी लाइफ में आगे जा कर के आपके साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है। जो पेरेंट्स यहाँ पे सुन रहे हैं कि आप भी अपने मन की बात बच्चों के साथ कर सकते हैं। कभी आप लाइफ में जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं तो आप बच्चों के साथ अपनी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो बॉन्डिंग है, ये बचपन से अगर स्ट्रांग हो जाएगी तो ये हमेशा जो है हमेशा एवर लास्टिंग रहेगी। और आप ये मान के चलिए कि लाइफ की सबसे स्ट्रांग बॉन्डिंग्स जो होती हैं वो मुश्किल समय में ही बनती हैं। अच्छे समय में तो सब लोग अच्छा फील करते ही हैं, लेकिन अच्छी जो बॉन्डिंग्स, स्ट्रांग बॉन्डिंग्स होती हैं वो हमेशा मुश्किल समय में ही बनती हैं। या अगर कोई मुश्किल समय में हो उसकी अगर आप मदद करें
तो अगर आप वो बॉन्डिंग जो बनती है वो हमेशा एवर लास्टिंग होती है। तो आप सोच के देखिए कि अगर ये बॉन्डिंग आपके बच्चे के साथ आपकी बन जाती है तो कितनी लंबी वो दोस्ती रहेगी और कितनी एवर लास्टिंग वो रिलेशनशिप रहेगी। तो इन्हीं सब की मैसेजेस के साथ जो है मैं अपना जो आज का सेशन है वो कंक्लूड करना चाहूँगी। और मैं आशा करती हूँ कि सब लोग को ये अवेयरनेस सेशन जो है ये सबको पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि बच्चों से बात करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अपने बच्चों से बात करना। बस आपको उनके साथ दोस्त बनना है और की मैसेजेस जो हैं आपको समझाने हैं। इस संबंध में हमने प्रेजेंटेशंस और कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं। वो वीडियोस और प्रेजेंटेशंस हमारे फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल हैं और मैं अनुराधा जी को भी अवेलेबल करा दूंगी ताकि वो अपने जो अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर सकें। उनको भी आप देख सकते हैं। उसमें एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जिसमें बच्चों को बहुत ही सिंपल स्लाइड्स के माध्यम से हम यही बातें बताते हैं जो मैंने आपको इस पूरे सेशन के दौरान बताई। और एक छोटी सी मूवी है, 2 मूवीज हैं, एक बच्ची की मूवी है कोमल और एक संदेश बच्चे की मूवी है। वो उसमें दोनों है, एक लड़का है, एक में लड़का है, एक में लड़की है। दोनों में हम बताते हैं कि कैसे बैड टच हुआ और फिर बच्चे ने किस तरह से रिएक्ट किया, उसके पेरेंट्स ने किस तरह से रिएक्ट किया। तो वो जो मूवीज हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप देखिएगा कि आप वो चीज़ें बच्चों को दिखा करके बहुत आसानी से ये मैसेज बच्चों को कन्वे कर सकते हैं और भी किसी दूसरे बच्चों को, अपने बच्चों के अलावा दूसरे बच्चों को भी इस संबंध में जागरूक कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का सेशन कंक्लूड करती हूँ। आप सबका दिन शुभ हो, बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहे, मित्रवत रहे और कभी भी किसी बच्चे के साथ भगवान न करे ऐसी घटना हो, लेकिन अगर कभी हो तो वो बहुत ही सशक्त रूप से इसका मुकाबला कर सके और जो चीज़ें, जो की मैसेजेस हमने बताए हैं वो उनको याद रखे और उसी के हिसाब से काम करे। इन्हीं सब आशाओं के साथ आज के सेशन को मैं कंक्लूड करूंगी। नमस्ते।